वो बेदम सी होकर एक दरख्त के गिरे हुए तने पर बैठ गई। नहीं शब्बो, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, दरिया ज्यादा दूर नहीं है, किसी तरह हम पार कर गए तो फिर पकड़े नहीं जाएंगे। शब्बो हिम्मत करके दोबारा उठी। उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था, पांव और पिंडलियों में कांटे चुभे हुए थे। अम्मू का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। अगले 20-30 मिनट में उन्हें अंदाजा हुआ कि वो दरिया तक नहीं पहुंच सकेंगे। घुड़सवार तेजी से उनके करीब पहुंच रहे थे। वो आगे बढ़ रहे थे। अब अम्मू और शबाना को पनाह की तलाश थी। जल्द ही उन्हें एक छोटा ढारा नजर आया। उसकी छत नहीं थी और दीवारें भी टूटी फूटी थी। इसमें बहुत सारी पुरानी पराली पड़ी थी। वो इस पराली के अंदर घुस गए और अपने ऊपर भी बहुत सी पराली डाल दी। आम हालात में वो इस सड़ान ज़दा फफूंदी ज़दा पराली में घुसने की हिम्मत कभी ना करते। यहाँ कीड़े मकोड़े हत्ता के सांप भी हो सकते थे, मगर अब बैरूनी खतरे ने उन्हें अंदरूनी खतरों से बेनियाज कर दिया था। यह जगह इनके लिए एक अच्छी पनाहगाह साबित हुई। इनके पीछे आने वाले बस 10 मिनट में ही इनके सर पर पहुंच गए थे। इनके घोड़ों की आवाजें, इनकी बातें अम्मू और शबाना के कानों तक पहुंची। इन्होंने माजा की ललकारती हुई आवाज भी सुनी और पहचानी। ये लोग इनके करीब से होकर तेजी से दरिया की तरफ बढ़ गए। चौड़े पाट वाला दरिया चनाब वहां से बस 2-3 फरलांग की दूरी पर ही था। यकीनन माजा और उसके साथियों को मालूम हो चुका था कि वो दोनों दरिया की तरफ गए हैं। रास्ते में मिलने वाले राहगीरों और किसानों ने उन्हें इस बारे में इशारा दिया होगा। करीबन 1 घंटा इसी तरह दिल की धड़कनें गिनते हुए गुजर गया। तब अम्मू और शबाना को अंदाजा हुआ कि वो लोग दरिया से वापस आ रहे हैं। अब इनका रुख गांव की तरफ था, लेकिन अगर अम्मू और शबाना ये समझ लेते कि ये लोग वापस गांव पहुंच आएंगे और फिर ठंडी हवा में लंबी तान कर सो जाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होती। अम्मू जानता था कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। रात भर आसपास और करीबी बस्तियों में इनकी तलाश जारी रहेगी। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे गुजरती रही। वो पसीने में शराबूर फफूंदी ज़दा पराली में डूब के रहे। आसार गवाही दे रहे थे कि वो लोग इनके आसपास ही कहीं मौजूद हैं। कभी घोड़े की टाप सुनाई दी जाती, कभी कोई बुलंद आवाज तेज हवा के दोष पर तैर कर इन तक पहुंचती। वो इसी तरह एक दूसरे के पहलू में दराज रहे। तहम ताजा हवा में सांस लेने के लिए उन्होंने पराली में थोड़ा सा खला पैदा कर लिया। खतरे का एहसास कदरे कम होने लगा। उन्होंने एक दूसरे के जिस्म का लम्स महसूस किया। शबाना होले से एक तरफ खिसक गई। वो कितना भी खिसक थी, वो लेटे तो पहलू बा पहलू थे। अम्मू के बाजू ने शबाना के सर के नीचे तकिया बना लिया था। अम्मू को अंदाजा हुआ कि वो रो रही है। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। अम्मू ने उसके आंसू पूछे और उसे अपने करीब करते हुए बोला, परेशान ना हो शब्बो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ दरिया में बहुत सी किश्तियां आती जाती रहती हैं। हम दरिया के साथ से चलते जाएंगे और फिर कहीं आगे जाकर किसी किश्ती वाले को 15-20 रुपए देंगे और दरिया पार कर जाएंगे। वहां पक्की सड़क है और बसें चलती हैं। हम एक बार बस पर बैठ गए तो फिर इनके हाथ नहीं आएंगे। वो आजुर्दा आवाज में मनमनाही, यहाँ से निकलना मुश्किल है अम्मू, लेकिन अगर निकल भी गए तो जाएंगे कहाँ। अम्मू ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अपनी चांदी बालों वाली माँ का मुकद्दस चेहरा घूम गया। वो बोला, शब्बो मैं और तुम एक बार अम्मी तक पहुंच गए तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। मेरी अम्मी के पास हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। वो ये हल भी निकाल लेंगी। हो सकता है कि वो हम दोनों को लेकर किसी दूर के रिश्तेदार के पास चली जाएं या फिर मुल्तान ले जाएं। वहां अम्मी की एक बड़ी पक्की सहेली रहती है, बचपन से उसकी बहन बनी हुई है। लगता है अपनी अम्मी पर बड़ा भरोसा है तुम्हें, शबाना ने कहा। हाँ शब्बो, बड़ा भरोसा है। वो उसके सिवा कुछ भी नहीं कह सका। उसके पास वो अल्फाज ही नहीं थे कि वो अपनी माँ के हवाले से अपनी कैफियत का इजहार कर सकता। वो उसके नजदीक दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली, सबसे बढ़कर मेहरबान और चारागर औरत थी। और अगर वो ऐसा सोचता था तो कुछ गलत भी नहीं था। अम्मू को अपनी 16-17 साल जिंदगी का एक एक दिन, एक एक लम्हा अपनी माँ की मोहब्बत में भीगा हुआ नजर आता था। अपनी माँ से बिछड़ने के बाद वो हर पल उसकी याद में तड़पता रहता था। अब भी वो इस तक पहुंचने के लिए बेताब था। जल्द से जल्द उसकी गोद में सर रखकर आंखें बंद कर लेना चाहता था। वो उसी तरह पराली के अंदर दम सादे लेटे रहे, सहमे हुए खरगोशों की तरह। निश्शब के करीब इन्हें बुगीर कुत्तों की आवाजें भी आने लगी, लेकिन शुक्र का मकाम था कि ये आवाजें शुमाल की तरफ से आ रही थीं और हवा जनूब से शुमाल की तरफ चल रही थी। अम्मू को पता था कि अगर हवा उल्टी समत में चलती रही तो बुगीर कुत्ते अपने शिकार की बू पाने में नाकाम रहते हैं। आध-पौन घंटे बाद कुत्तों की आवाजें मालूम हो गई। वो किसी और तरफ चले गए थे। अम्मू और शबाना के जिस्मों पर छोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे। किसी वक्त अपने आस पास चूहे या छिपकली वगैरह का एहसास भी होता था, मगर वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। अम्मू ने शबाना के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि सुबह रोशनी होने से पहले पहले हम यहाँ से निकलकर दरिया की तरफ चल पड़े। अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। वो क्यों? इसलिए कि एक तो दिन के वक्त यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारे कबाब बन जाएंगे। दूसरे दिन के वक्त ये लोग कच्ची जमीन से हमारा कुरा उठाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे पैरों के निशान ढूंढते हुए इस पराली तक पहुंच सकते हैं। अम्मू की बात शबाना की समझ में आ गई, लेकिन वो डरी हुई थी। जब चिड़ियों की आवाजें आनी शुरू हुई तो वो दोनों इस पराली पे से बाहर निकल आए। झाड़ियों के अंदर चलते हुए दरिया की तरफ बढ़ने लगे। ठंडी हवा के झोंके उन्हें एहसास दिला रहे थे कि दरिया थोर नहीं है। फिर इन्हें पानी की झलक दिखाई देने लगी। वो दरिया के किनारे चलते चले गए
और 1.5-2 मील आगे निकल गए। यहाँ इन्हें एक पुरानी किश्ती नजर आई। इसमें चप्पू भी पड़े थे। इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मू ने बड़ी एहतियात से किश्ती का रस्सा खोला। फिर वो दोनों इसमें बैठ गए और अम्मू उसे दूसरे किनारे की तरफ लगाने लगा। अचानक किनारे के सरकंडों में एक टार्च की रोशनी चमकी। किसी ने पुकार कर कहा, कौन है? अम्मू की रगों में खून उछल कर रह गया। जवाब देने के बजाय उसने तेजी से चप्पू चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते किनारे पर कई अफराद के हिवले नजर आने लगे। तब तक अम्मू दरिया के वस्त तक पहुंच चुका था और तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे, एक पुकारती हुई आवाज आई। अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। ये माजा ही के लोग थे। वो किनारे पर मौजूद थे और इन्होंने घात लगा रखी थी। ये किश्ती भी उन्होंने गालबन फंदे के तौर पर यहाँ बांधी हुई थी। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? शबाना ने मरी हुई आवाज में कहा। अम्मू क्या कहता, वो तो खुद सरतापा पसीने में भीग गया था। इसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो तेजी से चप्पू चलाना शुरू कर देता। किनारा ज्यादा दूर नहीं था, वो कोशिश करते तो इस तक पहुंच सकते थे। फिर फायरिंग की आवाजें गूंजी। चंद लम्हे के लिए तो अम्मू और शबाना को लगा कि आखिरी वक्त आ गया है। तहम यह हवाई फायरिंग थी। इन्होंने फिजा में बुलंद होती चिंगारियां साफ देखी और तब इन पर एक और इंकशाफ हुआ। दरिया के दूसरे किनारे पर भी माजा के कारिंदे मौजूद थे। यह हवाई फायरिंग उन्हें होशियार करने के लिए की गई थी। चंद ही सेकंड बाद दूसरे किनारे पर भी 1-2 टार्चें चमकने लगी और हिवले दिखाई देने लगे। शबाना रोते बोली, मैंने तुमसे कहा था ना अम्मू, ये लोग हमें निकलने नहीं देंगे। अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। अम्मू के हाथ पांव से भी जैसे जान निकल चुकी थी। उसे बेदम सा होकर चप्पू कश्ती में गिरा दिया और खाली नजरों से शबाना को देखने लगा। उसके सर पर नीम तारीक आसमान था और सुबह के चंद आखिरी तारे चमक रहे थे। इन दोनों के ज़हनों में एक जैसा ख्याल ही कूद रहा था, क्या वो खुद को चनाब के इस रवां पानी में डुबोकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लें, जिस चनाब शायद हमेशा से ऐसा ही मिजाज रखता था। यह मोहब्बत को हवा देता था, इसकी परवरिश करता था, लेकिन फिर मोहब्बत करने वालों को निगल भी लेता था। कच्चे घड़े टूट जाते थे और लहरें सोनियों को अपने अंदर छुपा लेती थी। लेकिन यह कहानी नहीं थी, एक जिंदा हकीकत थी। वो मटियाले रंग की टूटी फूटी किश्ती में टुकड़े सिमटे बैठे थे, अपनी जान देने का सोच रहे थे। और हकीकत की दुनिया में जान देना इतना आसान नहीं होता। वो सोचते रहे और किश्ती धीरे धीरे बहती रही, पानी के साथ और बतदरीज किनारे की तरफ खिसक रही थी। किनारा जहां कोई 1 दर्जन मुसल्लह अफराद इन दोनों के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। किनारे तक रसाई पाना खुशी का इस्तारा है, मगर आज इस इस्तारे ने अपना मफहूम बदल लिया था और अब वो दोनों फिर से हवेली में थे। बहुत बड़े चेहरे और सुर्ख आंखों वाली माजा सरतापा कहर नजर आ रही थी। उसने पहले तो शबाना को बुरी तरह मारा और उसके नाक मुंह से खून छुड़ा दिया। फिर वो अम्मू पर पिल पड़ी। उसके जिस्म में मर्दों से बढ़कर ताकत थी। उसने अम्मू पर थप्पड़ों और ठुड्डों की बारिश कर दी। इसके हाथ में पिस्तौल था और गाहे बगाहे वो उसे पिस्तौल का दस्ता भी मार रही थी। वो उसे बालों से घसीट कर सहन के दरमियान ले आई और गलीज गालियां देकर बोली, चल मुर्गा बन यहाँ। अम्मू के अंदर बगावत जन्म दे रही थी। गाहे बगाहे उसका दिल चाहता था कि वो इस खबीस औरत पर झपट पड़े, उसे धक्का देकर दूर गिराए और नताए से बेपरवाह होकर यहाँ से भाग निकले। लेकिन हर बार उसके सामने शबाना का चेहरा आ जाता था। वो उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। वो अभी हर सितम बर्दाश्त करने पर मजबूर था। सुना नहीं बच्चे, मालकन क्या कह रही है? माके ने कहा। फिर उसका सर पकड़कर जबरदस्ती उसके घुटनों में घुसा दिया और बाजू टांगों के नीचे से गुजारे। वो सख्त धूप में मुर्गा बना खड़ा रहा। उसे मजीद अजियत के लिए उसकी कमर पर चंद कच्ची ईंटें रखती थी। इसकी नाक से पसीने और खून के कतरे एक साथ गिर रहे थे और ये सब कुछ शबाना के सामने हो रहा था। माजा ने गांव के हजाम को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद रोती सिसकती जख्मी शबाना का सर उस्तरे से मूंद दिया गया और फिर उसकी भवें भी साफ कर दी गई। बेबसी के आंसू तवातुर के साथ अम्मू की आंखों से गिरने लगे। कितनी तेजी से तब्दील हुआ था ये सब कुछ। 3-4 घंटे पहले तक वो अपनी मां से मिलने के लिए और उसकी गोद में सर रखने के लिए पुरुमीद था और अब गांव वालों के सामने एक तमाशा बना हुआ था। जब कमर पर रखा हुआ बोझ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म से पसीना बाकायदगी से धारों की सूरत बह रहा था। खून के दबाव से चेहरा बिगड़ गया था। माजा एक बार फिर उस पर पिल पड़ी और एक सोटे से उसकी काल उधेड़ कर रखती। जब वो नीम जां होकर गिर गया तो उसे उठाकर कुत्तों वाली कोठरी में फेंक दिया गया। वो सारा दिन और रात गए तक दर्द से सिसकता और कराहता रहा। कहते कि नींद सूरी पर भी आ जाती है। फिर उसे भी नींद आ गई। अगले रोज शदीद गर्मी की वजह से आंख खुली तो ज़हन में शबाना का ही ख्याल आया। पता नहीं कि उसके साथ क्या बीती थी, वो किस हाल में थी। उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह वो खुद ही था। वही उसे लेकर यहाँ से निकला था। अगले रोज दोपहर के वक्त उसे फिर माजा की मनहूस से शक्ल नजर आई। इसे शदीद तकलीफ और जिल्लत से दुचार करने के बावजूद अभी उसका गुस्सा पूरी तरह उतरा नहीं था। वो नशे में धुत थी और उसकी आंखों में खबासत का दरिया बह रहा था। जब वो कुछ बदतर करने के मूड में होती थी तो उसकी नाक कुछ और भी चिपटी और स्याह दिखाई देने लगती थी। अभी कुछ यही कैफियत थी। वो फुनकारी, तुझे कहा था ना कि यहाँ से भागने की कोशिश न करना, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। और 1 बार नहीं 10 बार कहा था। बोल कहा था ना। उसने जूते की नोक से अम्मू का झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश की। अम्मू कुछ नहीं बोला। हरामजादे, मुंह में कुगड़ियां क्यों डाल दी हैं? इस कमीनी के लिए सब कुछ किया है ना तूने। इस कुत्ती के इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था ना तुझे। अम्मू ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज गले में अटक कर रह गई।
मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। माजा ने अपनी वेल की सफेद कमीज सामने से ऊपर उठाई और अपने स्याह तय बंद की ढब में से पिस्तौल निकाल लिया। शराब एक जहर की तरह उसके आछी दिमाग को चढ़ी हुई थी। ओए किसी गूंगे के तुखम, बोलता क्यों नहीं? बोलता है या फिर टपकाऊं तेरे अंदर गोली? अम्मू को लगा कि वो चाहे भी तो नहीं बोल सकेगा। वह बस सहमी हुई नजरों से उसे देख कर रह गया। अच्छा नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा तू? वो बैकरी खतरनाक आवाज में बोली। उसने पिस्तौल का हिफाजती खटका हटाया, इसे अम्मू की तरफ सीधा किया और चुनूनी लहजा में ताड़ी, नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा? उसके साथ ही उसने अम्मू पर फायर कर दिया। अम्मू चिल्ला उठा। माजा ने पिस्तौल की 6 गोलियां अम्मू पर चला दी। आखिरी वक्त में अम्मू ने आंखें बंद कर ली थी और जमीन पर गिर गया था। इसे लगा कि शायद वो मरने वाला, लेकिन फिर यकायक इसे एहसास हुआ कि गोलियां इसके जिस्म पर नहीं लगी, इसके बिल्कुल आस पास कच्ची जमीन में लगी हैं। वो जैसे मौत को छू कर वापस आ गया था। माजा उसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हो रही थी। वो बड़ी बेरहम थी। कई गोलियां अम्मू के जिस्म को जैसे छू कर गुजरी थी। एक तरह से उसने अपने बेहतरीन निशाने का मुजाहरा भी किया था। वो अम्मू की टांग पर पांव रखते हुए बोली, एक दिन तूने नाजो को बताया था ना कि मालकन के पिंडे से तंबाकू की बू आती है, बताया था ना? अम्मू चुप रहा। इसे याद आया कि शायद कुछ दिन पहले उसने बेध्यानी में कोई ऐसी बात कही थी। वो फुनकारी, तेरी यह नाक बड़ी तेज है, इसकी तेजी मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसने कालियों को आवाज दी। कालिया भागता हुआ वो एक साफा उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, इसमें थोड़ा गोबर ला और साथ में एक रस्सी भी। कालिया जैसे पहले से जानता था कि मालकन क्या करना चाहती है। वो जी अच्छा कहता हुआ बाहर निकल गया। जरा देर बाद वो मतलूबा चीजों के साथ हाजिर था। वो साथ में लंबे तिरंगे माके को भी लाया था। दोनों ने मिलकर अम्मू को जबरदस्ती उल्टा किया और उसके हाथ पुष्ट पर बांध दिए। फिर उसके पांव भी रस्सी की बेरहम गिरफ्त में जकड़ दिए गए। तब नीले रंग का साफा जिसमें गोबर था अम्मू के मुंह पर बांधकर सर के पीछे मजबूत गिरा लगाती गई। वो अम्मू के लिए जिंदगी की अजियतनाक तरीन घड़ियां थी। माँ उसके सर में चंबेली का खुशबूदार तेल लगाती थी और जब वो स्कूल जाता था तो उसके बस्ते में गुलाब के फूल रखा करती थी। वो कहती थी गुलाब की खुशबू बंदे को शाह दिमाग बनाती है। आज उसके मुंह पर गोबर बंधा हुआ था और उसका दम सीने में घुट रहा था। वो लोग उसे बंद करके चले गए। वो मछली की तरह तड़पता रहा। वो साफे को अपने मुंह से हटाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसे मुसलसल उबकाइयां आ रही थी। पेट परसों शाम से खाली था, वरना उसकी मुसीबत और बढ़ जाती। बिलाकर वो नीम बेहोश हो गया। शायद गोबर की बू ने भी धीरे धीरे असर खोना शुरू कर दिया था। इस दिन के बाद हवेली में इमरान और अम्मू के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ। सारी सहूलतें उसे छीन ली गई। आम कामों की तरह उसे कटिया लिबास पहनाया गया और मवेशी खाने में काम पर लगा दिया गया। मवेशी खाने का निगरान वही कालिया नामी करक शख्स था। वो काम के मामले में बहुत सख्त बल के सवार था। अम्मू के पाँव में बाकायदा एक जंग कालूद कड़ी डाल दी गई। इसे इस बेड़ी समेत सुबह मुंह अंधेरे से शाम तक मुख्तलिफ काम करना पड़ते। इनमें सख्त तरीन काम दस्ती टोके पर चारा काटना था। हर रोज कम अज कम 6 घंटे के लिए एक दूसरे लड़के मोले के साथ मिलकर चारा कतरना पड़ता था। वो पसीने में नहा जाते थे, जिससे खून आंखों में आ जाता था, मगर कालिए की बेरहम निगाहों का खौफ उन्हें हाथ चलाने पर मजबूर करता रहता था। सुस्ती की सूरत में कालिया न सिर्फ गालीज गालियां देता बल्कि बेदुरेग मार पीट भी करता था। मवेशी खाने में कुल 5 मुलाजिम थे। उनमें से सिर्फ अम्मू और मोले को इम्तियाज हासिल था कि इन्हें बेड़ियां लगाई गई थी। बेड़ी की वजह से वो दोनों शलवार नहीं पहन सकते थे। इन्हें अपना जिस्म सिर्फ लंगोटी या धोती से ढांपना होता था। करीबन 2 महीने बाद मोले की बेड़ी तो उतार दी गई, मगर अम्मू की बदस्तूर रही और उसके टखनों को मुसलसल जख्मी करती रही। माजा की मनहूस शक्ल अब उसे कम ही नजर आती थी। इसे पता चला था कि आजकल दीने मुसल्ली का पढ़ा लिखा बेटा सलीम माजा की जद में है। माजा ने उसे पता नहीं किन किन चक्रों में फंसाया था कि वो बेचारा हवेली का चाकर बनने पर मजबूर हो गया था। उसके जिम्मे मुंशी का काम लगाया गया था। वो कुंगरियाले बालों वाला 22-23 साल का कबूल सूरत लड़का था। शलवार कमीज पहनता था। अम्मू ने अक्सर उसे एक बोसीदा से रजिस्टर के साथ हवेली में आते जाते देखा। एक दिन जब अम्मू चारे का वजनी कट्ठड़ कंधे पर उठाए हवेली के मेन दरवाजे के सामने से गुजर रहा था, उसे माजा के गरजने बरसने की आवाज आई। अधखुले फाटक से उसने माजा की बस एक झलक देखी और भौंचका रह गया। माजा बाऊ सलीम पर बरस रही थी। बाऊ सलीम के गले में एक रस्सी थी। इस रस्सी का दूसरा सिरा माजा के हाथ में था। वो इसे किसी जानवर की तरह बरामदे की तरफ खींच रही थी। बाऊ सलीम के चेहरे पर चोटों के निशान थे। वो जब किसी को थप्पड़ वगैरह मारती थी तो उसकी कलाई का वजनी कड़ा भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाता था और मजरूब के चेहरे पर निशान छोड़ जाता था। माखा और कालिया वगैरह करीब ही खड़े मजाका खेज अंदाज में बाऊ सलीम की ये दुर्गत देख रहे थे। माजा के लिए एक अजीब ही नफरत अम्मू के रगे पैर में दौड़ने लगी। उसका बस नहीं चलता था, वरना इस औरत को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता और देवहेकल भूली कुत्तों के आगे डाल देता। रात को उसने मोले से जिक्र किया। मोला बोला। बाऊ सलीम ने वही गलती की थी जो इस जैसे पढ़े लिखे लोग आमतौर पर करते हैं। इसने पिंड में 5वीं तक का स्कूल खोलने की कोशिश की थी। बस इसी बात पर चौधरानी माजा से इसकी टसल हो गई। चौधरानी से टक्कर लेकर भला इस इलाके में कोई रह सकता है? ये तो बंदे को अपने पांव चिटने पर भी मजबूर कर देती है।
कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। अम्मू ने दुखी लहजे में कहा, तूने क्या कर लिया है? मोले ने उल्टा उससे सवाल किया। इस सवाल ने अम्मू को चुप करा दिया। मोला बोला, यह बड़ी द्राक्षी जनानी है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सच्ची गल पूछता है ना तो मुझे तो इस कुड़ी शब्बू की तरफ से भी खतरा ही रहता है। क्या मतलब? अम्मू ने चौंक कर पूछा। वो बघियाड़ों के अंदर बकरी के बच्चे की तरह है, उसके साथ किसी वेले भी कुछ हो सकता है। मोले की बात ने अम्मू के अंदर दबे दबे सारे अंदेशे एकदम उभार दिए। उसके सीने में कुछ सुलगने लगा। पिछले 2-2.5 महीने में बस 2-4 बार ही वो शब्बो को देख सका था। उसके सर पर अब छोटे छोटे बाल उग आए थे। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द नजर आता था। सख्त गिर शहनाज की जेरे निगरानी वो हवेली के काम काज करती दिखाई देती थी। शायद मोला सच ही कह रहा था। माखे कालिए और सूफी जैसे भगयाड़ों के दरमियान वो एक कमजोर बकरी ही तो थी। मोले की आवाज ने उसे चौंकाया। मुझे तो एक और शक हो रहा है अम्मू। सुना है कि चौधरानी का डकैत भाई नाजा 1.5-2 महीने तक हवेली वापस आ रहा है। वो फिर हवेली में ही रहेगा। कहते हैं कि इलाके की पुलिस के साथ उसका लंबा चौड़ा मुकमका हो गया। मुझे तो लगता है कि चौधरानी ने शब्बो जैसी सुच्चल कुड़ी को अपने भाई की दिल पेशौरी के लिए बचा कर रखा हुआ है। मोले के बात करने के अंदाज से अम्मू भुन्ना गया। मोले, इस बारे में तमीज से बात करे यार, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे माशूक नहीं जनानी है तेरी। अम्मू अंदर से खोल कर रह गया। वो मुंह फेर कर उठा और दूसरी तरफ चला गया। मवेशी खाने की तारीकी और भू में वो रात देर तक जागता रहा और बान की चारपाई पर पहलू बदलता रहा। मोले की बातों ने शब्बो के हवाले से उसके बदतरीन अंदेशों को हवा दी थी और अब वो बुरी तरह बेकरार था। हो सकता था कि मोले ने माजा के डकैत भाई के हवाले से जो अंदेशा बयान किया था वो पूरी तरह दुरुस्त ना हो, लेकिन यह बात तो ठोस हकीकत थी कि इस हवेली में लाचार शब्बों के साथ किसी वक्त कोई भी मामला हो सकता है। सिर्फ 3-4 रोज बाद एक और वाकया हुआ। पता चला कि हवेली में 2-3 बंदे जख्मी हो गए। इनमें से दीने मुसल्ली का बेटा बाऊ सलीम भी शामिल था। बाऊ को शदीद चोट आई थी। पता चला कि उसकी 2 पसलियां टूटकर उसके फेफड़े में जा घुसी हैं और उसे जख्मी हालत में तहसील अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा घोड़ों और घोड़ियों को नंबर लगाने के दौरान में पेश आया। नंबर लगाने के लिए जानवरों को दागा जाता है। जब माजा के लाडले ताजी घोड़े को दागा जाने लगा तो वह अपनी रवायती सरकशी पर उतरा। उसने मुख्तसिर से तवेले में जबरदस्त होदम मचाया। बाऊ सलीम जो मुंशी के तौर पर वहां मौजूद था और नंबर लगवा रहा था, वो भी घोड़े की जद में आया और उसकी दौलती से शदीद जख्मी हुआ। यही मुंह जोर घोड़ा था जो इससे पहले भी साइस और उसके साथी को जख्मी कर चुका था। बाऊ सलीम घायल होकर अस्पताल पहुंच गया और उसके 8-10 रोज बाद ही माजा की नजर एक बार फिर अम्मू पर पड़ गई। वो अपनी बद आदत से मजबूर थी। अम्मू को किसी भूली हुई मलकीती शय की तरह मवेशी खाने के स्टोर रूम से निकाला गया और छाड़ पूंछ करके फिर अपने इशरत कदे में सजाया गया। वही नीम तारीख कमरा, वही कराहत, वही बदबूदार बोझ, वही गलीज सांसें। वो अब पहले से दुगना काला पानी यानी शराब पीती थी और उसकी खबासत में भी उसी शरीर से इजाफा हुआ था। वो अम्मू की दुखती रग जान चुकी थी। उसने शबाना का जिक्र भी किया और कहा कि वो लड़की यहाँ उसी वक्त तक खैरियत से जब तक अम्मू सीधा चलता रहेगा। अब वो अम्मू को गाये बगाए हवेली में बुलाने लगी। ताहम अम्मू की वो सहूलतें बहाल नहीं हुई जो शुरू में उसे हासिल थी। वो बदस्तूर मवेशी खाने में कयाम पजीर था और सारा दिन जानवर की तरह मुशक्कत करता था। इसका खाना पीना भी हवेली के अदना कारिंदों के साथ था। सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि उसकी बेड़ी उतार ली गई। वो बड़ी तकलीफ दे शब रोज थे। सर्दियों के बाद बहार शुरू हो रही थी। नई कोपलें फूट रही थी। मस्त हवा चलती थी, लेकिन अम्मू के अंदर की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त मासूम चेहरा शबाना की सलामती के बारे में सोचता रहता और इस फिक्र में रहता कि वो किसी तरह इस मोहलक जाल में से निकल जाए। अम्मू को मालूम हो चुका था कि शबाना का रिश्ता टूट चुका है और वो एक नापसंदीदा शौहर के पल्ले बनने से बच गई है, मगर उसके साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हुई थी। वह माजा के पास थी। बज़ाहिर तो उसकी हैसियत मुलाजमा की थी। इसके रिश्तेदारों को हवेली में आकर उसे मिलने की इजाजत भी थी, लेकिन हकीकत में वो कैदी थी। उसके गिर्द एक नादीदा पिंजरा था। अम्मू पिछले 1-1.5 साल में पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसका थोड़ा सा मजीद कद भी निकला था और उसके शानों की चौड़ाई बड़ी थी। उसके अंदर बगावत किसी अंगारे की तरह सुलगती रहती, लेकिन इस अंगारे को शोला बनने का मौका दूर दूर तक नजर नहीं आता था। हाँ, वो बहार के दिन थे। बहार की हवा में नमू की तासीर होती है। इस हवा में जर्दी के अंदर से सब्जा फूटता है, बीचों से कोंपलें फूटती हैं और कभी कभी जज्बों के अंगारे भी शोरों में बदल जाते हैं। इन दिनों हवेली में राजा नाम का एक नौजवान बतौर मेहमान ठहरा हुआ था। राजा के पास एक बहुत खटारा लोडर था। इस पर उर्दू में पाटे खान लिखा हुआ था। राजा इस लोडर में 2-3 पिंजरे रख कर लाया था। इनमें 4-5 शिकारी कुत्ते थे। अम्मू को मालूम हुआ कि ये बंदा शिकारी कुत्तों को सधाता है और फिर इन्हें फरोख्त करता है। इस दिन अम्मू बहुत उदास बैठा था। इतने में कालिया आ गया। उसने अम्मू से कहा कि वो भूरी भैंस का दूध धो दे। भूरी कभी कभी अड़ जाती थी और उसे टीका लगाकर दूध धोना पड़ता था, मगर अम्मू ऐसे मौकों पर बगैर टीके के ही उसे आराम कर लेता था। वो स्टील की बड़ी बाल्टी लेकर भूरी के पास आया। उसके चमकीले पिंडे पर हाथ फेर फेर कर और उसके थनों को सहला सहला कर उसे तैयार करता रहा। फिर बाल्टी अपने दोनों घुटनों में दबाई और भूरी के नीचे बैठ गया। यह मवेशी खाने का एक छोटा सा हाथा था जिसमें सिर्फ 2 भैंसें और बनी हुई थी।
अचानक भगदड़ की आवाजें आई, एक जोरदार कड़ाका सुनाई दिया और अहाते का लकड़ी का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। एक घोड़ा अपने घुड़सवार समेत तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अम्मू ने फौरन पहचान लिया, यह माजा का वही सरकश घोड़ा था जिसने दहशत फैला रखी थी। अम्मू ने उसके सवार सालार खां को उछलकर हवा में तैरते और फिर भैंसों की खुरली के पास गिरते देखा था। गिरते हुए उसका सर खुरली से टकराया था और वो बेसुध हो गया था। घोड़े की टांग लगने से अम्मू भी दूर लुढ़क गया और दूध वाली बाल्टी हवा में उड़ती नजर आई। घोड़ा बुलंद आवाज में हिनहिना रहा था और चारों तरफ टांगे चला रहा था। साफ पता चल रहा था कि अगर सालार खान चंद सेकंड भी अपनी जगह पड़ा रहा तो वहशी घोड़ा उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। यही वक्त था जब अम्मू अपनी जगह से हरकत में आया और नताई से बेपरवाह होकर घोड़े पर जा पड़ा। घोड़े ने गर्दन के जोरदार हलारे से अम्मू को जर लगाई और चारे के गट्ठों पर गिरा दिया। अम्मू एक लम्हा जाया किए बगैर फिर उठा और घोड़े पर चपटा। इस मरतबा घोड़े की लगाम अम्मू के हाथ में आ गई। उसने लगाम को 2-3 झटके दिए। यकायक उसे लगा कि घोड़ा गैर मुतवक्का तौर पर शांत हो रहा है। देखते ही देखते उसकी गैर मामूली मस्ती काफूर होगी। अम्मू ने उसके साथ भागते भागते अहाते का एक चक्कर लगाया। लगाम बदस्तूर उसके हाथ में थी। फिर उसने हिम्मत की और जस्त लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। यह गैर मामूली इकदाम था। इस वक्त माजा समेत हवेली में मौजूद कोई भी शख्स ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था। अम्मू ने घोड़े को संभालते हुए घुड़सवारी का अंदाज इख्तियार किया। वो उसकी उछल कूद को बतदरीज कम करने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड बाद वो उसे बड़े अहाते में ले आया और बड़े एतमाद से उसे इधर उधर दौड़ाने लगा। माजा इस वक्त हवेली में नहीं थी, लेकिन जो लोग उसे देख रहे थे वो यकीनन हैरत सता थे। इस सरकश घोड़े पर इतनी कामयाबी से अभी तक कोई नहीं बैठा था। इन देखने वालों में माजा का मेहमान राजा भी था। कुछ देर बाद जब अम्मू घोड़े से उतरा और उसकी गर्दन पर थपकियां देने के बाद उसे एक खूंटे से बांध दिया तो राजा धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया। राजा शरीरे बदन का था, उसके बाल लंबे थे, आंखें चमकीली और नकूश तेज थे। वाम सी शलवार कमीज पहने हुए था। उसे अम्मू का कंधा थपका और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। वैसे अम्मू कहते हैं। लगता है घोड़ों के बारे में काफी कुछ जानते हो और घुड़सवारी में भी माहिर हो। नहीं, बहुत कम घोड़े पर बैठा हूँ। या हवेली आकर तो 3-4 बार से ज्यादा नहीं बैठा। या तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो कहते कहते खामोश हो गया। बेहोश सालार खां को उठाकर बाहर लाया जा रहा था। उसका सर फट गया था और मरहम पट्टी की जरूरत थी। राजा ने दीगर मुलाजमों से भी पूछा। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि अम्मू कभी कभार ही घोड़े पर बैठता है, वो कोई माहिर घुड़सवार नहीं।